आज हमें महासागर विज्ञान का एक नया चैप्टर शुरुआत करनी है। समुद्री नियम। समुद्री नियम या लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी क्यों पढ़ना है हमें, लॉ ऑफ ओशियन क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हमारा संबंध सबसे ज़्यादा महासागर से ना होकर के सागर से है या समुद्र से है, और समुद्र वो होता है जो महासागर का ही जल राशि है, उसी का भाग है, लेकिन तट से लगा हुआ है, जो हमारे नज़दीक है, जिनसे हमारा संबंध है, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से हमको प्रभावित करते हैं, वो समुद्र कहलाते हैं। तो जब संबंध हमारा समुद्रों से है तो फिर नियम हमारा किसके लिए होगा? समुद्रों के लिए होगा। अब समुद्रों के लिए हमें नियम पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा है कि समुद्र संसाधन एक चैप्टर हमने पढ़ा है और देखा है कि जो हमारा भविष्य है, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र में हो या खनिज संसाधन में हो या फिर खाद्य सुरक्षा को लेकर के हो, कहीं ना कहीं समुद्रों पे निर्भर होता जा रहा है। और इतने महत्वपूर्ण संसाधन अगर हैं समुद्रों में, तो फिर जहाँ संसाधन है वहाँ पर आधिपत्य की लड़ाई जरूर होगी, कब्जे वाली लड़ाई वहाँ पे होनी है। तो विश्व युद्ध जैसी घटनाएं ना होने पाए फिर से, इन समस्याओं से निपटने के लिए ये था कि भाई आप जा करके समुद्रों में युद्ध करें, उससे पहले ही एक ऐसे नियम की ज़रूरत है, नियम बना दिए जाएं कि आप समुद्रों में लड़ाई ना करें जा करके, बल्कि उसका समुचित और सतत उपयोग कर सकें उसके संसाधनों का। इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसके संरक्षण में एक कन्वेंशन बुलाया गया, अनक्लॉज, और उस कन्वेंशन के तहत ये तय किया गया कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, जो भी देश हैं, संसाधनों के उन जो समुद्री संसाधन हैं उन पर उनका किस तरह का कब्जा होगा और कितने क्षेत्रों में वो कौन कौन से अधिकार रखेंगे। बड़ी मुश्किल हुई इस पर सहमति बनने में, एक लंबा समय लग गया इस नियम को एक्टिव होने में, इसके क्रियान्वयन में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जहाँ संसाधन हो वहाँ पे सिर्फ मेरा ही कब्जा होना चाहिए, उस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इस तरह की सोच लगभग सभी रखते हैं। तो जहाँ अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे देश हैं जो कि संसाधनों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनको भी नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल काम होता है। फाइनली नियमों के तहत ये भी है, लेकिन शुरुआती दौर में खूब उल्लंघन किया इन्होंने। जब तक इनको जितना खाना चाहिए था उतना नहीं मिला, तब तक ये संतुष्ट नहीं हुए। ये आधिपत्य की जो लड़ाई थी महासागरों में उसके संसाधनों को लेकर के, हमेशा से नहीं रही है। अब देखिए, स्थलीय भाग तो पृथ्वी पर अपेक्षाकृत बहुत कम है, जलीय भाग 2/3 भाग है जो महासागर कवर करते हैं पृथ्वी का, और इतने प्रचुर मात्रा में संसाधन है महासागरों में, तो आधिपत्य की लड़ाई होना स्वाभाविक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई समुद्री क्षेत्र के लिए लड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो रहा है। संसाधन ही ऐसे हैं, उसकी विशेषता ही इतनी है कि उसके लिए लड़ाई होना स्वाभाविक है। लेकिन ये लड़ाई जो होती है, ये लड़ाई कितना ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसी बात को ध्यान में रख के एक नियम की ज़रूरत पड़ी समुद्रों में, जिसे समुद्री नियम कहा गया या अनक्लॉज 3 के नाम से जाना जाता है। तो उसको हम आज देखेंगे इस चैप्टर में कि क्यों इतिहास में भी क्या ऐसी लड़ाई हुई थी। तो इतिहास अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही समुद्रों के लिए कोई विशेष लड़ाई हुई नहीं थी कभी, क्योंकि प्राचीन काल में ना तो समुद्र का हमें ज्ञान था, ना ही हमारे पास तकनीकी ज्ञान था, और ना ही हमारी आवश्यकता थी। मुख्य बात तो यह है कि हमारी आवश्यकता नहीं थी उस समय। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब तक हमारी आवश्यकता नहीं थी तो फिर हम संसाधनों में, उसमें समुद्रों में उतरे ही नहीं थे संसाधन की तलाश में। लेकिन जब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी, और जब आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो पृथ्वी पर जो स्थलीय क्षेत्र है इसके संसाधन कम पड़ने लगे। जब ये संसाधन कम पड़ने लगे तो इनकी खोज में वही एक क्षेत्र बचा हुआ था समुद्रों का, और उस समुद्री क्षेत्र में जब हम उतरे संसाधनों की खोज के लिए तो पता चला कि यहाँ पे तो बहुत सारे संसाधन हैं, जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके इस पे कब्जा कर लो। तो जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे, उन्होंने, जो तट से लगे हुए नहीं हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनका अधिकार बनता है, जो इस पे काम करना शुरू किए, वो समुद्र तटीय देश काम करना शुरू किए, जिनकी तटरेखाएं समुद्रों से लगी हुई हैं। और समुद्री संसाधन में आपने पढ़ा है कि कितना महत्वपूर्ण संसाधन हो, चाहे वो ऊर्जा स्रोत हो
जो कि कभी भी ख़त्म होने वाली ऊर्जा नहीं है, चाहे वो ज्वारीय ऊर्जा हो या लहर ऊर्जा हो या फिर खनिज संसाधन हो या खाद्य संसाधन हो, जैविक अजैविक संसाधन। तो प्राचीन काल में हमारी आवश्यकता भी नहीं थी और जनसंख्या का दबाव भी नहीं था, तकनीकी ज्ञान भी नहीं था, लेकिन ये तीनों हमें आधुनिक काल में प्राप्त हो गया। जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी, उसकी आवश्यकताएं बढ़ी और तकनीकी ज्ञान भी हमारे पास बढ़ा, हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ी, जिससे हम समुद्रों को जानने की क्षमता रखने लगे। तो फिर धीरे धीरे पश्चिमी यूरोपीय देशों ने समुद्रों में उतरना शुरू किया और जब जहाँ भी दो लोग आपस में पहुँच गए एक जगह पे, वहीं पे संघर्ष शुरू हो गया। पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस, ब्रिटेन, जब ये सब लोग समुद्रों में उतरे तो फिर इनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो एक आपसी समझौता ये लोग किए कि देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, लड़ाई करना ठीक नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन पे सबका अधिकार है। कोई नियम बना लेते हैं कि किसी नियम के तहत हम संसाधनों का दोहन करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम आया वो था तोप दागो नियम। इस नियम में कहा गया कि कोई भी देश जितनी दूरी तक अपनी तोप दाग सकता है उतनी दूरी तक संसाधनों पर उसका कब्जा होगा। कुछ दिनों तक ये नियम चला, लेकिन इस नियम को तो वही तोप दाग सकता है जिसके पास तोप थी या फिर जिसके पास ज़्यादा पावरफुल तोप थी, बड़ी तोपें थी, वो ज़्यादा दूर तक कब्जा कर लिए, भले ही वो छोटे ही रहे हों। जिनके पास तोप नहीं थी वो बेचारे समुद्र में उतरने से वंचित रह गए। तो ये बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। जब थोड़े से ताकतवर देश और उसमें इंटरेस्ट लेने लगे तो फिर ये हुआ कि ये तोप दागो नियम सही नहीं है। 18वीं शताब्दी में इस नियम को 3 मील की दूरी तक निश्चित कर दिया गया और कहा गया कि जो भी समुद्र तटीय देश हैं वो समुद्रों में 3 नॉटिकल मील तक संसाधनों का दोहन करेंगे, उसके आगे का क्षेत्र खुला समुद्र होगा। यानी इस 3 मील तक वो क्या हुए, आधिपत्य क्षेत्र। इसमें इसको उन्होंने बताया कि आधिपत्य क्षेत्र है। आधिपत्य क्षेत्र का मतलब होगा जिस पे उनका पूर्ण कब्जा है, जिस पर उनका अधिकार है या उनकी संप्रभुता है। यहाँ पे उनके देश के अंदर के सभी नियम और कानून काम करते हैं। और फिर बताया कि इसके आगे का जो क्षेत्र है वो खुला समुद्र होगा, उसमें अगर आपकी क्षमताएं हैं तो आप जाइए संसाधनों का दोहन कीजिए, नहीं तो आप 3 मील तक कोई आपके क्षेत्र में जाएगा नहीं, वो आपका ही है। एक लंबे समय तक ये नियम चला, लेकिन फिर अमेरिका जैसे देशों ने इसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया और भी समुद्र तटीय क्षेत्र में जो जैसे अब नौरू राज्य है उन्होंने इसका उल्लंघन किया, न्यूजीलैंड है, जापान है, इन सब ने इस नियम का उल्लंघन करना शुरू किया और 3 मील से ज़्यादा क्षेत्र पे जाने लगे। तब लड़ाई की संभावना और तेज़ी से बढ़ी कि अब मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जब नियमों का उल्लंघन होने लगता है तो वहाँ एक ही चीज़ बचता है कि अब संघर्ष शुरू हो गया बहुत तेज़ी से। तब जा कर के ये हुआ, तब तक द्वितीय विश्व युद्ध भी हो चुका था और विश्व युद्ध के दौरान कहते हैं कि जंग में कोई नियम नहीं लागू होता है। नियम कानून जो होते हैं वो जंग से पहले या जंग के बाद होते हैं। जब कोई लड़ाई होती है तो लड़ाई के दौरान कोई रूल्स काम नहीं आते। तो फिर समुद्रों में भी यही हुआ, समुद्री नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। तब संयुक्त राष्ट्र ने अपना कदम आगे बढ़ाया और एक सम्मेलन बुलाया संयुक्त राष्ट्र ने, जिसे अनक्लॉज नाम दिया गया, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री नियम एक नाम से एक कन्वेंशन हुआ, अभिसमय हुआ। और उस कन्वेंशन में समुद्री क्षेत्रों को डिवाइड किया गया कि इतने क्षेत्रों में समुद्रों को बांटा जाएगा। लेकिन इस कन्वेंशन पे भी सहमति तब तक नहीं बन पाई जब तक कि इस पे 60 देशों ने अपना हस्ताक्षर नहीं किया। 60 देशों का हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी था। ये सम्मेलन होता गया और इस पे सहमति नहीं बन पाई क्योंकि 60 देश सामने आकर के सिग्नेचर नहीं किए। लास्ट में जब इस कन्वेंशन का जो तीसरा अभिसमय हुआ, जो तीसरा सम्मेलन हुआ, अनक्लॉज 3 1982 में हुआ ये, तब जा कर के इसके 10 से 12 साल बाद यानी 16 नवंबर
1994 को 16 नवंबर 1994 को गुयाना जो 60वां देश बना इसका हस्ताक्षर करता, तब जाकर के ये नियम लागू हुआ। गुयाना के सिग्नेचर करते ही ये नियम क्रियान्वित हो गया, लागू हो गया और 16 नवंबर 1994 से ये लागू हुआ। इसके तहत इस अनक्लॉज थर्ड जो सम्मेलन था, इसके तहत समुद्रों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कहीं कहीं किताबें 5 पार्ट में भी इसको लिखती हैं, तो 2 पार्ट में आपको बताऊंगा कि जो कि शामिल नहीं किया गया है इस नियम में। जो मेन बंटवारा हुआ वो 3 पार्ट में हुआ है, बाकी जो 2 पार्ट है वो एक खुला समुद्र का है जिसमें सबका अधिकार है, और एक आंतरिक समुद्र है या आंतरिक जल है जो उस देश के अंदर है। तो उसके लिए कोई नियम नहीं आया, क्योंकि जो खुला समुद्र है वो सबके लिए है, और जो आपके देश के अंदर है, तट रेखा के अंदर है, स्थलीय भाग में जो जल है समुद्र का, उस पर तो आपका पूर्ण अधिकार है ही। ठीक है, तो इस नियम के तहत समुद्रों के वो 3 भाग कौन कौन से हैं, इनको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया कि जो कोई तटीय देश जो होते हैं उनकी तट रेखा पहले निर्धारित की जाए। भाई जो 3 भागे जो बांटे जाएंगे वो कितने मील तक होंगे, उसके लिए कोई आधार रेखा होनी चाहिए, क्योंकि बिना आधार रेखा के तो आप ये तय नहीं कर पाओगे ना कि कहाँ कितनी दूरी हम लेंगे। तो हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं भारत का। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखते हैं, उन 3 भागों में सबसे पहला भाग जो लिया गया वो देखा गया कि जो संबद्ध क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र होता है, जिसे भूभागीय समुद्री क्षेत्र कहते हैं, वो कौन सा होगा, उसको तय करने के लिए एक आधार रेखा की जरूरत थी। तो ये कहा गया कि इसका जो तट है, जो समुद्र की ओर उभरा हुआ तट है, उस तट को मिलाने वाली एक रेखा तय की गई। ये आप रेड कलर में देख लें। यानी जो कटे फटे तट हैं, कोई भी देश होता है क्षेत्र, तो ऐसा तो है नहीं कि नेचर ने उसको एकदम फिट बनाया है। वो बीच में जो कटा फटा होगा उन सब को मिलाने वाली एक रेखा खींची गई, और इसे कहा गया कि ये जो रेड कलर वाली है रेखा, यही बनी बेस लाइन या आधार रेखा। अब इस रेखा के बाहर भी समुद्र है और इस रेखा के अंदर भी समुद्र मिल रहा है आपको। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो जल भरा हुआ है इस आधार रेखा के अंदर आपके तटीय क्षेत्र में या आपके स्थल भाग में, इसको कहा गया आंतरिक जल। ये वो क्षेत्र होता है जैसे झील हो गई, कोई लैगून हो गई या तटीय लैगून वगैरह जो होती हैं, जो तट रेखा के अंदर पाई जाती हैं, उनको आंतरिक जल का नाम दिया गया। ठीक है, ये आधार रेखा से अंदर के जो जल क्षेत्र होते हैं उनको कहा गया। अब फिर बात की गई कि अब आते हैं आधार रेखा से समुद्र की ओर। आधार रेखा से समुद्र की ओर मान लीजिए यहाँ तक, ये इतना क्षेत्र जो है, ये लगभग 12 नॉटिकल मील इसके लिए तय किया गया। ये क्षेत्र 12 नॉटिकल मील का है और इसे जो नाम दिया गया भूभागीय समुद्री क्षेत्र कहा गया, यानी भूभाग से संबंधित है एकदम। भूभागीय समुद्री क्षेत्र। इसमें कहा गया कि कोई भी देश का जो ये वाला क्षेत्र होगा, जो देश के तट रेखा से या आधार तटीय रेखा से 12 नॉटिकल मील तक समुद्रों में, वो भूभागीय क्षेत्र होगा। यानी उस पर उस देश का या उस क्षेत्र का या तटीय राज्य का पूर्ण स्वामित्व होगा। पूर्ण स्वामित्व का अर्थ हुआ कि कंप्लीटली नियम, जो भी लॉ उसके स्थल भाग पे लगते होंगे, जो नियम कानून, वो पूरे के पूरे नियम कानून वहाँ पे एक्टिव होंगे इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें राज्य के सभी नियम लागू होते हैं। राज्य के सभी नियम लागू होते हैं। दूसरी बात कही गई इसमें कि राज्य की संपूर्ण संप्रभुता है।
राज्य की संपूर्ण संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब हो गया कि इस पे राज्य का पूर्ण अधिकार है, कोई और हस्तक्षेप नहीं करेगा। दुश्मन देश का तो कोई यहाँ पे नाव लेके भी नहीं पहुँच सकता है। अगर कोई दोस्त है तो वो बिना परमिशन के वो भी नहीं आएगा। भारत सरकार, अगर भारत के जलीय क्षेत्र में आना है तो भारत सरकार के परमिट के बगैर कोई भी यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। परमिट के बाद भी वो अपने देश का झंडा दिखाएगा, वो तब जाकर जलीय क्षेत्र में एंट्री ले सकता है। इतना सख्त होता है, यानी यहाँ पे आपका पूरा कब्जा, आप कुछ भी करो, जो दिल में आए वो करो, बस ध्यान रखो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जलराशियां हैं, इनमें गति होती रहती है। तो अगर आप ये सोचो कि हम अपने 12 नॉटिकल के क्षेत्र में कोई खतरनाक केमिकल मिक्स कर दें पानी में, तो ये आपका अधिकार तो है, लेकिन ये आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि उस केमिकल की वजह से पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है और पर्यावरणीय नियम इस समुद्री नियम को के ऊपर हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो केमिकल आप मिक्स कर रहे हो वो 12 नॉटिकल मील तक अगर आप रोक सकते हो तो कर लो, लेकिन जल में गतियाँ पाई जाती हैं भाई, वो तो जल जा करके ना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास भी जाएगा, और जब संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जाएगा तो फिर आपका इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है, या हिंद महासागर में कहीं भी वो जा सकता है। तो इसलिए जो पर्यावरणीय कानून है, जो नियम है, उनका उल्लंघन आप नहीं करेंगे, बाकी इस क्षेत्र पर पूरा का पूरा कब्जा आपका होगा। दूसरा क्षेत्र डिवाइड किया गया यहां तक, और कहा गया कि अगर आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, या फिर आप 12 से 24 नॉटिकल मील कह सकते हैं, ये क्षेत्र, और इसको कहा गया संलग्न समुद्री क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये क्या है? संलग्न समुद्री क्षेत्र। संलग्न का अर्थ हो गया कि ये क्षेत्र आपके संप्रभुता वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, संलग्न है, अटैच्ड है। और इस क्षेत्र में कहा गया कि कोई भी देश बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। इसमें जो आपका अधिकार होगा वो ये होगा कि कोई भी देश बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा, बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है। इस क्षेत्र में आप सीमा शुल्क या सामरिक महत्व है या सुरक्षा को लेकर के है, या दोहन करें, मत्स्यन करें, संसाधनों का आप पूर्ण उपयोग करें। लेकिन फिर वही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को, कुछ कानून ऐसे हैं जिनको आप ध्यान में रखें, इसी क्षेत्र में सीमा शुल्क वगैरह लगाए जाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र में आप सीमा शुल्क लगा सकते हैं, यानी कोई विदेशी यहाँ पर आना चाहता है तो वो शुल्क दे, यहीं से आपकी सीमा प्रारंभ होती है। तो इस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं? सीमा शुल्क, सुरक्षा से संबंधित प्रावधान आप कर सकते हैं, अपनी मिसाइल वगैरह यहाँ ला के रख सकते हैं। ठीक है, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, आदि और भी अन्य कार्य हैं जो आप इस क्षेत्र में कर सकते हैं। ये अधिकार आपके मतलब पूरे के पूरे लगभग अधिकार यहाँ होते हैं। जो अधिकार आपको भूभागीय क्षेत्र में है वही यहाँ भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा वो अधिकार कमजोर होता है इस संदर्भ में कि वहाँ पे आपके स्थल जैसा ही आपका नियम काम करता है, यानी जो आपके स्थलीय क्षेत्र पे, यहाँ तक कि आईपीसी सीआरपीसी भी है, वो वहाँ पे वैसी ही सेम टू सेम एक्टिव हो जाती है। कोई भी नियम कानून सब वैसे ही एक्टिव है, और यहाँ पर उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आता है। ये क्षेत्र डिसाइड करता है कि यहीं से अब आपका अधिकार क्षेत्र शुरू हो गया। यहाँ पे आप सीमा शुल्क लगा सकते हो, आप सुरक्षा संबंधी उपाय कर सकते हैं। ये क्षेत्र सामरिक महत्व का होता है। यहाँ पे प्रवास संबंधी एक्टिविटीज हो सकती हैं। जब इस क्षेत्र में कोई आता है तो वो अप्रवासी होगा। इस क्षेत्र से अगर किसी को जाना है तो यहाँ तक जब तक वो है 24 नॉटिकल मील तक, वो आप कोई भागे दौड़े कुछ भी करे, वो आपके देश में है। पर अगर वो 24 नॉटिकल मील की सीमा पार कर गया तो फिर वो आपके देश से बाहर हो चुका है। तो अगर कोई इस देश से जाना चाहता है तो उसके लिए 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र
पार करना जरूरी है। अगर वो उसके अंदर है तो इसका मतलब हो गया कि वो अभी देश से बाहर नहीं गया। तो आप ये मत समझिएगा कि देश छोड़ने का अर्थ ये हो गया कि आप अपना राज्य छोड़ दिए हैं, अपना घर छोड़ दिए हैं, नहीं। जब तक आप समुद्र के 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में हैं, अगर इसके दायरे में आप कहीं भी हैं, तो ये माना जाता है कि आपका भारत निर्वाचन जो कार्ड है, भारत के नागरिक अभी बने हुए हैं। आपका निवास प्रमाण पत्र जो है वो दिखाएगा कि नहीं, अभी आप भारत में हैं। लेकिन जैसे ही आप इस दूरी को पार करते हैं, वैसे आप फॉरेनर हो जाते हैं, विदेशी हो जाते हैं। इसके बाद का जो क्षेत्र डिसाइड किया गया वो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये क्षेत्र होता है, यानी यहाँ तट से लेकर के आधार तट से 200 नॉटिकल मील या फिर संलग्न समुद्री क्षेत्र से, यानी 24 से 200 नॉटिकल मील हो सकता है। तो आप ऐसे लिख लें 24 से 200 नॉटिकल मील, ये क्षेत्र होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं आप? अब ये क्षेत्र में आपका अधिकार थोड़ा सा और कमजोर हुआ है, ठीक है। इस क्षेत्र में आप खोज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी समुद्री क्षेत्र में रिसर्च करना है या कोई और रिसर्च करना है, तो यहाँ रिसर्च सेंटर आप डाल सकते हैं। दोहन कर सकते हैं संसाधनों का, आप दोहन यहाँ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप ध्यान रखें कि कोई नुकसान ना पहुंचा रहे हो आप किसी भी तरह का। समुद्री ऊर्जा पर आपका पूरा अधिकार होगा। सुरक्षा संबंधी कुछ उपाय यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये तट से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक की दूरी है। इसके आगे का जो क्षेत्र है उसे कहा गया, ये जो पूरा क्षेत्र होगा, यहाँ भी समुद्र है, इसे कहा गया खुला समुद्र। मुख्य भाग तो जो सम्मेलन था, जो कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में इन तीनों को रखा गया। बाकी एक यहाँ आंतरिक जल का क्षेत्र और एक ये खुला जल का क्षेत्र। तो आंतरिक जल का क्षेत्र आपका अपना है, खुला जल का क्षेत्र सबका अपना है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में सब लोग अपना अधिकार रखते हैं, सभी तटीय देश। और इसमें आप कार्य क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप ये ना सोचें कि हम यहाँ मिसाइलें जा करके रख दें, तो इससे शांतिपूर्ण उद्देश्य नहीं कहेंगे, ठीक है। शांतिपूर्ण उद्देश्य का मतलब हो गया कि अगर अब मान लीजिए कि जो हिंद महासागर के तटीय देश हैं, तो हिंद महासागर में उन सब का पूरा अधिकार है। तो 200 नॉटिकल मील तक तो कोई किसी का नहीं देखेगा, लेकिन 200 नॉटिकल मील के बाद में जो क्षेत्र खुला क्षेत्र होगा, समुद्री क्षेत्र, उस क्षेत्र में सभी तटीय देशों का अधिकार है। तो शांतिपूर्ण उद्देश्य तो तभी होगा ना जब सबका हित हो उसमें, जब सभी देशों को उसमें शामिल किया जाए, तो किसी काम को करने के लिए तभी सबका हित होगा। तो हिंद महासागर के जितने तटीय देश हैं वो सब मिल करके आपस में बातचीत कर लें कि भाई आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लेबर है बढ़िया, अच्छे कुशल और इंजीनियर हैं। किसी ने कहा कि ठीक है मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो सब लोगों ने मिल करके कोई ना कोई फैक्टर अपनी तरफ से लगाया और फिर ये बात हुई कि चल के अब समुद्रों में अन्वेषण किया जाए, हिंद महासागर के खुले समुद्र में। तो सभी देशों ने मिल करके खुले समुद्र में आए और वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर डाला और उस रिसर्च सेंटर से संसाधनों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या सेडिमेंटेशन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे सुनामी जैसी घटनाएं हैं। तो ये हुआ कि भाई एक सुनामी की घटना है, जब सुनामी आती है हिंद महासागर में तो फिर सभी तटीय देश तो उसमें डूबते हैं। तो फिर ये हुआ कि सुनामी चेतावनी प्रणाली लगाई जाए, तो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए वहाँ पे एक सेंटर डाला गया। इसमें सभी देशों ने अपना योगदान दिया, जिससे जो हो सका सबने अपनी सहमति तो फाइनली दी ही कि नहीं खुले समुद्र में आप लगा सकते हैं एक सेंटर, जहाँ से हमें सुनामी की चेतावनी प्रणाली जो है वो सुनामी का सिग्नल हमें मिल सके, इससे सबका हित है।
तो इस तरह का जो कार्य होता है वो आप खुले समुद्र में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जैसे संयुक्त राष्ट्र के तहत जो ISA काम करता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, वो उस खुले समुद्र को किसी को भी आवंटित कर सकता है। जैसे भारत को डियो गार्सिया के पास, डियो गार्सिया खुले समुद्र का क्षेत्र है, वहाँ पे लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल दिया है भारत को कि वो अपना वहाँ पे रिसर्च कर सके संसाधनों का दोहन करने के लिए। तो ऐसे क्षेत्र आवंटित कर सकती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, खुले समुद्र को ही देगी। अब ऐसा नहीं है कि वो ये कह दे कि नहीं जाओ और अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के बगल में ही तुम जाकर के वहाँ अन्वेषण करो, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसा आपको अधिकार देती है। आपको अगर कोई भी चीज़ मिल रहा है बाहर से तो वो खुले समुद्र में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि बाकी क्षेत्र तो उसका किसी न किसी देश का अपना कब्जा है ही। तो ये क्षेत्र हैं जो अनक्लॉज 3 के तहत डिवाइड किए गए हैं, आप इन्हें बना लीजिए। और एक सवाल जो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अगर 200 नॉटिकल मील तक भारत का अधिकार है, तो अगर उसी के क्षेत्र के बीच में कोई और देश आ जाए, जैसे श्रीलंका है, उसके बारे में हम बात करते हैं अभी आपसे। तो अब देख लेते हैं कि यदि किसी देश के बगल में ही कोई दूसरा देश है तो वहाँ समुद्री क्षेत्र का बंटवारा कैसे किया गया होगा। अब अगर दोनों देश ये कह देंगे नहीं हमें 200 नॉटिकल मील तक पूरा चाहिए, तब तो दोनों देश एक दूसरे के हो जाएंगे। जैसे ये भारत है, तो यहां पर श्रीलंका भी है। तो अब क्या करना चाहिए भारत को। अगर भारत अपना 200 नॉटिकल मील की दूरी ले तो यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक, तो फिर श्रीलंका। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो कुछ विशेष नहीं, बस सिर्फ इतना होता है कि दोनों देश अपने बीच में, अब यहाँ पे जो क्षेत्र है ये समुद्री क्षेत्र है, अगर ये 20 मील का है, 20 मील है, तो 10 मील ये ले लेगा और 10 मील ये ले लेगा, दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा करके बांट लेंगे, ठीक है। और भारत श्रीलंका के सामने ऐसे 200 मील तक नहीं बात करेगा, इधर ये लेगा भारत, इधर लेगा, इधर लेगा। तो जहां पे दो देश नज़दीक में आ गए हैं वहां पे जो जलीय सीमाओं का बंटवारा हुआ है वो 50% पे हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम बड़े हो, भारत बड़ा है श्रीलंका छोटा है, तो इस एवरेज में बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि नियम सब के लिए सेम है, वैसे ही रूल्स हैं, सबको वही मिलना है। तो यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं, बल्कि ये हुआ है कि हमारे और आपके बीच में अगर 20 किलोमीटर का क्षेत्र है तो आप 10 किलोमीटर आप दोहन कीजिए और 10 किलोमीटर मैं लेता हूँ। इस आधार पे जलीय क्षेत्र का बंटवारा होता है। अब भारत के मैप के साथ आपको हमेशा श्रीलंका का मैप मिलता है और श्रीलंका के मैप के साथ हमेशा भारत का मैप मिलता है। तो ये जलीय क्षेत्र के बंटवारे को लेकर के कि उसमें कोई मिस्टेक ना होने पाए, हम उसके मैप को दिखाते हैं। और मुख्य रूप से हम किसी मैप में, मानचित्र में अपने पूरे क्षेत्र को लेते हैं। तो पूरा क्षेत्र जब हम दिखाते हैं अपने मैप में तो हमें कितना, श्रीलंका से बहुत आगे तक हमें क्षेत्र मिल जाता है। और जब श्रीलंका दिखाता है तो वो भी अपना 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र हम यहाँ तक दिखाते हैं। मैप में हम इतना दिखाते हैं कम से कम, यानी यहाँ भी 200 नॉटिकल मील, इधर भी 200 नॉटिकल मील और इधर भी 200 नॉटिकल मील तक हम अपना क्षेत्र दिखाते हैं। जब श्रीलंका दिखाता है तो श्रीलंका भारत के इतने क्षेत्र को कम से कम दिखाता है, इससे क्योंकि 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र वो भी दिखाएगा। अब बात आती है कि जो हमारा द्वीपीय क्षेत्र है, भाई भारत तो यहाँ है, भारत यहाँ भी है अंडमान निकोबार के रूप में, तो इसका मतलब कि अंडमान निकोबार से हमें 200 मील तक चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे इंडोनेशिया आ जाता है तो इसके बीच में मान लो 50 मील बचता है, तो अब बात होगी 25-25 मील की। ऐसे यहाँ पे लक्षद्वीप है,
तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, तो मालदीव के बीच में अगर आधा आधा ऐसे बट जाएगा जल क्षेत्र। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र का बंटवारा हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो मैपिंग में कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि भारत के मैप के साथ में श्रीलंका का मैप क्यों दिखाया जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ जलीय क्षेत्र के बंटवारे की सुविधा के लिए हम श्रीलंका का मैप दिखाते हैं, और श्रीलंका जब अपना मैप बनाता है तो वो भारत के मैप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ सी, समुद्री नियम। इसमें क्वेश्चंस उसके पार्ट्स पे बनते हैं। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना तो यही बनेगा क्वेश्चंस की क्लॉज 3 के तहत जो समुद्री क्षेत्र का बंटवारा हुआ है कितने भागों में हुआ है और किस क्षेत्र में कौन सा अधिकार तटीय देश का होता है। मेंस में सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है पूरे टॉपिक को लेकर के कि जो समुद्री क्षेत्र का बंटवारा हुआ है, जो समुद्री नियम है, उसकी व्याख्या करने के लिए या टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो समुद्रों का महत्व क्या है, इन महत्वों को लिख करके आप उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी नियम की, उस आवश्यकता को आप लिख दीजिए 2-4 लाइन में, और उसके बाद में फिर इसके पार्ट्स को आप एक चित्र बना करके दिखा सकते हैं। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर